नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज मैं आपके लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ, यानी सीटेट 2012 का। ये आपका पेपर फर्स्ट है और इसे आज हम पूर्ण पेडागोजी के साथ सॉल्व करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप अवश्य बने रहें और अपनी सीटेट की तैयारी को करते रहें। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि डेली आपको प्रैक्टिस सेट चैनल पर कराए जा रहे हैं और ईवीएस के आपको प्रैक्टिस सेट काफ़ी दिए जा चुके हैं और बाकी की वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको चार ऑप्शन है, इन चारों में से एक कथन आपका सत्य है, बाकी के आपके असत्य हैं। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही सुधारना चाहिए। अब बच्चे स्वयं अपनी त्रुटियों को नहीं सुधार सकते हैं तो ये भी आपका गलत हो गया। और अगर शिक्षक बच्चों की त्रुटियों को सुधारेगा तो ये शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा, तो ये भी आपका गलत ऑप्शन हो गया, नेगेटिव पॉइंट हो गया। और अगर हम यानी एक शिक्षक प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए उसे, क्योंकि पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। तो आपको पाठ्यक्रम पूरा नहीं कराना है, बच्चे को आपको सिखाना है, अधिगम कराना है। तो राइट आंसर आपके ये तीनों कट गए, तो राइट आंसर आपका हो गया नंबर ए। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में शिक्षक की सभी त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो इसका संकेत है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। अगला प्रश्न है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु यानी थीम सबसे अच्छी है। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है क्योंकि मैं पूर्ण पेडागोजी के साथ प्रश्नों को सॉल्व कराती हूँ, लेकिन आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। ये आपके सीटेट के पेपर में आपकी बहुत हेल्प करेगी। अगर आप पूर्ण पेडागोजी के साथ प्रश्नों को निकालना सीख जाते हो एक बार, तो फिर आप मतलब आपको कुछ भी रटना नहीं है और आप पूर्ण पेडागोजी के साथ प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। जितने आप ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाते हो उतनी ही आपकी पेडागोजी पर पकड़ बन जाती है। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु यानी थीम सबसे अच्छी है। मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र या मेरा पड़ोस। तो आपकी जो सीटेट में ईवीएस की थीम है तो वो है आपका मेरा परिवार। ठीक है, क्या थीम है आपकी? आपकी थीम है मेरा परिवार। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर बी, मेरा परिवार। अब इसको हम पढ़ते हैं। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार विषय वस्तु सबसे अच्छी है, क्योंकि नर्सरी कक्षा में बालक को विद्यालय, मित्र, पड़ोस के बारे में ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परिवार से संबंधित जैसे माता पिता, भाई बहन आदि के बारे में कुछ ज्ञान अवश्य होता है। यानी जब छोटा बच्चा घर से जाता है तो अपने माता पिता के बारे में, भाई बहन के बारे में, दादा दादी के बारे में ये सारी चीजें जानता है। वो ये भी जानता है कि ये हमारे बगल में रहते हैं ये, लेकिन वो पास पड़ोस, मित्र ये सारी चीजें नहीं जानता है और ये सारी चीजें वो स्कूल में जाके सीखता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो सकारात्मक वातावरण बच्चे को आपको देना है, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। समूह गतिविधियों के दौरान समाजमिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए। सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। तो अभिवादन करने से सकारात्मक वातावरण का मतलब नहीं उत्पन्न होगा। सकारात्मक वातावरण का यहाँ अर्थ है कि मतलब बच्चे को एक ऐसा वातावरण दें जिसमें वो अच्छे से अधिगम अपना कर सके और कोई भी निगेटिविटी नहीं हो। बच्चा आपसे डरे नहीं, आपसे प्रश्न पूछे में शर्माए नहीं, झिझके नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, सकारात्मक वातावरण होता है। तो आपका सकारात्मक अंत वाली कहानी सुनाने से भी सकारात्मक वातावरण उत्पन्न नहीं होगा। बच्चे अपने अपने समूह बनाएंगे समाजमिति के आधार पर, तो ये भी नहीं होगा। तो सबसे मेन आपका पॉइंट हो गया नंबर ए कि आप क्या करना चाहिए कि विभेद नहीं करना चाहिए। आपको बच्चों में भेद बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी भी हालत में नहीं करना है और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। यानी आपको जो भी लक्ष्य है वो सभी बच्चों के लिए एक समान होने चाहिए। ये नहीं कि कमजोर बच्चे के लिए आप कुछ और मतलब प्रतिभाशाली बच्चे के लिए कुछ और लक्ष्य सुनिश्चित करें, ऐसा आपको नहीं करना है। हाँ, प्रतिभाशाली बच्चे को आप थोड़ा एक्टिविटी ज़्यादा करवा सकते हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से
विचलित रहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने जैसे पूरी क्लास में कोई आप एक वर्क देते हो, कोई आपने सवाल दिया ब्लैक बोर्ड पर, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो उसको जल्द से कर लेते हैं, तो उन्हें आप थोड़ा मतलब 2 सवाल दे सकते हो, दूसरा उस टाइम उसको खाली नहीं बिठाना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रतिभाशाली बच्चा अगर हार्ड सवाल को अच्छे से कर लेता है तो आप बाकी बच्चों को भी हार्ड सवाल दे दोगे। तो सबके लिए समान ही आपके लिए बच्चों में, यानी आपको विभेद बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है, 100 और बाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है, यानी वो 100 को भी बाज पढ़ता है या फिर बाज को 100 पढ़ता है, और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, अनक्लियर को न्यूक्लियर पढ़ता है, इस तरीके से वो पढ़ता है, तो वो किससे ग्रसित है। तो ये मैंने बताया है कि मतलब बच्चा जब लिखने संबंधित होता है वो आपका डिस्ग्राफिया होता है, और इस पर वीडियो आपको मिल चुकी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के सारी वीडियो देखा करें। सारी वीडियो आपको मतलब मैंने डाल रखी है, प्ले लिस्ट भी बहुत सारी बना रखी है। तो डिस्ग्राफिया ये अधिगम अक्षमताएं होती हैं, और अधिगम अक्षमताओं से प्रश्न आपके सीटेट में अवश्य पूछे जाते हैं। 2 प्रश्न आपके कम से कम पूछे ही जाते हैं अधिगम अक्षमताओं से, तो ये आपको अवश्य आनी चाहिए। आप वीडियो अवश्य देखें, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक अवश्य डाल दूंगी। तो ये है आपका डिसलेक्सिया, यानी पढ़ने से संबंधित जो भी आपकी बीमारी होती है वो आपकी डिसलेक्सिया होती है, और लिखने से संबंधित डिस्ग्राफिया होती है। डिसलेक्सिया एक प्रकार का मानसिक रोग है जिसमें अक्षरों के क्रम का ज्ञान कम होता है, जिससे बालक शब्द के अक्षरों का क्रम अंतर नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। समस्या मौलिक होती है, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होता है, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। अब समस्या मौलिक तो नहीं होगी, ठीक है, और उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक ही उपागम नहीं होगा, यानी हम एक तरीके से ही उत्तर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, हम अपनी समस्या का कई तरीकों से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, यानी उसका समाधान कर सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्राप्त करने का अर्थ है यहाँ समाधान करना, और समस्या केवल एक सिद्धांत यानी एक ही सिद्धांत या एक ही प्रकरण पर आधारित नहीं होती है, तो समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दी गई होती है, यानी एक छुपी हुई होती है, अंतर्निहित होती है एक दूसरे पर। समस्या और कथन में संकेत यानी दोनों एक दूसरे पर अंतर्निहित होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। अब है आपका प्रतिभाशाली विद्यार्थी शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। तो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वे स्वतंत्र भी नहीं होते हैं और अंतर्मुखी भी नहीं होते हैं स्वभाव से, और अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, वो दृढ़तापूर्वक बोल देते हैं, ठीक है। उनको टीचर से बिल्कुल भी ना वो घबराते हैं, ना शर्माते हैं, और ना ही प्रश्न पूछने में, और यानी बिल्कुल जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं, यानी चिंतन के सूचना में तो क्या आपका प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, पूर्व प्रक्रमण, श्रेणीकरण। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर है आपका नंबर डी, यानी सबसे पहले आपका पूर्व प्रक्रमण आएगा, फिर आपका श्रेणीकरण आएगा, और इसके बाद आपका प्रतिक्रिया का चयन है, और फिर लास्ट में है आपका प्रतिक्रिया का क्रियान्वयन है। अगला प्रश्न है सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यताएं। अभी देखो मैंने आपसे बोला था कि मतलब जो आपकी अधिगम अक्षमताएं होती हैं या फिर इनको हम निर्योग्यताएं भी बोल देते हैं, तो ये मतलब इनसे आपके प्रश्न अवश्य बनते हैं। औसत से श्रेष्ठ बुद्धि वाले बच्चों में पाई जाती है, लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषताएं जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो इसमें औसत बुद्धि या प्रतिभाशाली से कोई संबंध नहीं होता है, ये जो आपकी अधिगम निर्योग्यताएं होती हैं ये प्रतिभाशाली बच्चों में भी
पाई जाती हैं और लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, ऐसा भी नहीं है। जेंडर विविधता से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ये लड़कियों में अधिक पाई जाए या लड़कों में अधिक पाई जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये किसी में भी पाई जा सकती है और इसका ग्रामीण या शहरी क्षेत्र से भी कोई लेना देना नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। तो ये क्या है, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं वंशानुगत चलने वाली प्रक्रिया होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती जाती है। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति ये प्रदर्शित करती है कि वह, अब देखो, यानी उसने पहले एक बालिका से प्रश्न पूछा, ठीक है, और फिर उसने बालक से प्रश्न पूछा, यानी लड़की से पूछा, फिर लड़के से पूछा, और लड़की ने जब कोई उत्तर नहीं दिया तो उसने तुरंत उससे प्रश्न पूछ लिया मोहन से। और जब मोहन उत्तर नहीं दे पा रहे, संघर्ष कर रहा है, सोच रहा है, तो उसने क्या कर दिया कि अपने शब्दों को बदल दिया, यानी बदल करके वो उसको थोड़ा समझाना चाहती है कि प्रश्न को सरल कर दिया। बदल दिया का अर्थ है कि यहाँ प्रश्न को सरल कर दिया। तो इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने में योग्य नहीं है, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर सी, क्योंकि वो लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है और ये आपकी रूढ़िबद्धता है कि लड़का लड़की में भेद करना, यानी किसी एक जेंडर को आप बढ़ावा देना। तो ये क्या है, रूढ़िबद्धता देना, यानी ऐसी सोच रखना कि लड़कियां मतलब कुछ नहीं कर सकती हैं, लड़कियां पढ़ने में होशियार नहीं होती हैं, लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, इस तरीके की बहुत सारी रूढ़िबद्धता है। अगला प्रश्न है आपका, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है शिवाय और रूढ़िबद्धता से, यानी जेंडर से भी आपके प्रश्न अवश्य सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं कि आपको कहाँ कहाँ से पढ़ाई करनी है। आपको अपना सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए और आपको सीटेट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे तैयारी करनी है, किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है, इस पर भी वीडियो मैंने डाल रखी है, आप उसे अवश्य देखें। उस वीडियो पर आप लोगों का मुझे बहुत प्यार मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित में का ध्यान रखता है विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधगम शैलियां, यानी विद्यार्थियों की क्षमताएं हैं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं या त्रुटियां या फिर अधगम शैलियां। अब देखो, सबसे पहले आपको प्रश्न पर अपने ध्यान देना है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, और ऐसे ही प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं और यहाँ आप प्रश्न मतलब आपको आता है लेकिन फिर भी आप आंसर गलत करके आते हो। आपसे पूछा जा रहा है सीखने के आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है शिवाय, ये सिवाय का अर्थ है नहीं, ठीक है, सिवाय का अर्थ है नहीं, यानी सीखने के आकलन में इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जिसको आप मतलब बच्चों के लिए आवश्यकता नहीं है और बाकी के तीन की आपको आवश्यकता है। तो आप क्या करते हो कि इसमें सही वाले ऑप्शन पर राइट करके और चले जाते हो। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर बी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नंबर बी, यानी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का आपका ध्यान नहीं रखना है। सीखने के लिए आपको क्या क्या रखना है, विद्यार्थी की क्षमताओं को आपको ध्यान रखना है कि मतलब उसकी क्षमता कितनी है, ठीक है, क्षमता के अनुसार ही आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए, आपकी शिक्षण विधियां होनी चाहिए। और बच्चों की त्रुटियों पर भी आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान रखना है कि बच्चे गलतियां कहाँ करते हैं, उनकी गलतियों से बच्चे तो अपनी गलतियों से सीखते ही हैं, आपको सिखाना है बच्चों को, लेकिन साथ ही साथ टीचर होकर के आप भी सीखते हो कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं, हमारे इसमें कहाँ गलती हुई है। और विद्यार्थियों की अधगम शैलियाँ, यानी किन किन शैलियों का आप प्रयोग करते हो सिखाने के लिए, तो ये सारी चीजें क्या है, इनको आपको ध्यान रखना है। और लेकिन विद्यार्थी की आवश्यकता का ध्यान नहीं रखना है, आवश्यकता तो विद्यार्थी जलेबी खाने की करता है, ठीक है, तो ऐसी सारी चीजें आपको नहीं करनी है। अगला प्रश्न है,
एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। एक वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? तो प्रश्न का हम उत्तर देखते हैं। दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर सी, यानी सामाजिक और आर्थिक, चाहे आपका सामाजिक स्तर हो या फिर आर्थिक स्तर हो, तो ये बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, यानी कोई बच्चा धनाढ्य परिवार में है, बहुत पैसे वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसका जो बुद्धि लब्धि है तो मतलब वो बहुत ज्यादा ही होगी, उसका IQ हाई लेवल का होगा, या फिर कोई गरीब परिवार से है तो उसका IQ लेवल मतलब बहुत कम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हो कि बहुत गरीब परिवार के लोग बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक बन जाते हैं। जैसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, वो बहुत मतलब गरीब परिवार से थे, लेकिन फिर भी वे हमारे देश के राष्ट्रपति बने और मिसाइल मैन के नाम से उनको दुनिया जानती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? आपको सूक्ष्म गतिक कौशल देखना है। ठीक है, तो दौड़ना, चढ़ना, फुदकना या लिखना। तो इसमें राइट आंसर है आपका लिखना। सूक्ष्म गतिक कौशल शारीरिक क्रियाओं से है, जिसमें दौड़ना, चढ़ना, फुदकना आदि आते हैं, जबकि लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत नहीं आता। ये तो इसमें कुछ गलत ही दे दिया है आपका। प्रश्न में आपका सूक्ष्म गतिक कौशल पूछ रहा है और इसमें आपका ये गलत दे दिया है। मैं आपको बता दूं, आपके जो सूक्ष्म गतिक कौशल होते हैं, ठीक है, तो उसमें आपके ये तीनों आते हैं। ठीक है, ये आपके तीनों आते हैं। आपका आता है लिखना, ठीक है, आपका लिखना आता है, पढ़ना आता है, और आपका लिखना, पढ़ना और सुनना। ठीक है, ये जो तीनों आपके कौशल होते हैं, ये आपके सूक्ष्म गतिक कौशल होते हैं और आपके जो अधगम क्षमताएं होती हैं वहां ये पढ़ाए भी जाते हैं। तो इसमें आपका सूक्ष्म गतिक कौशल पूछ रहा है, तो ये आपका लिखना हो गया राइट आंसर। और ये इसकी थोड़ा ये व्याख्या है, ये थोड़ा गलत हो गई है उनसे, कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक से कम होता है, सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, इन तीनों से आपके प्रश्न सीटेट में अवश्य पूछे जाते हैं। तो इनको भी आपको अवश्य देखना है कि वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है, जीन पियाजे ने क्या कहा है, कोहलबर्ग ने क्या कहा है, और आपको वीडियो में जल्द से ही इन तीनों वैज्ञानिकों पर आपको मिल जाएगी। यानी CDP की आपकी सीरीज शुरू हो गई है और आज से आपकी पूरी CDP पढ़ाई जाएगी। प्रैक्टिस सेट के साथ साथ कंटेंट पर भी वीडियो में आपको बीच बीच में देती रहूंगी। तो राइट आंसर है आपका नंबर डी, यानी सहयोगात्मक समस्या समाधान। वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान बाह्य वातावरण में स्थित तथा सहयोगी होता है, अर्थात ज्ञान के विभिन्न व्यक्ति एवं वातावरण जैसे वस्तुओं, औजार, किताबें, मानवीय निर्मितताओं इत्यादि तथा समुदायों जिनमें व्यक्ति रहता है में वितरित होता है। ये सिद्धांत सुझाता है कि दूसरों के साथ अंतःक्रिया तथा सहयोगात्मक क्रियाओं द्वारा जानने की प्रक्रिया गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ होती है। यानी बच्चा क्या है कि सहयोग से, ठीक है, सहयोग से क्या है अच्छे से सीखता है, चाहे उसमें वो सहयोग किसी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो। वस्तुओं में जैसे आपकी पुस्तक आ जाती है, कोई और वस्तु आ जाती है, जैसे कि आप EVS बच्चे को पढ़ा रहे हो तो आप बच्चे को भ्रमण पर ले जा सकते हो, ट्रिप पर ले जा सकते हो, उसे चिड़ियाघर दिखा सकते हो। ठीक है, यानी सहयोग होता है, आप व्यक्ति का भी ले सकता है। तो ये प्रक्रिया गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ होती है। अगला प्रश्न है आपका, किशोर का अनुभव करते हैं डैश, दुश्चिता और स्वयं से सरोकार,
बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव। तो ये किशोर होते हैं, तो वो आपका राइट आंसर नंबर 1 दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, यानी अब वो स्वयं से अपना अनुभव करने से थोड़ा कभी कभी क्या है कि स्वीकारते नहीं है। किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। वे अपने रंग रूप, स्वास्थ्य, मान सम्मान, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्वीकृति, शैक्षिक प्रगति, भावी व्यवस्था आदि के प्रति सदैव क्या रहते हैं, व्यग्र रहते हैं। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? देखो इसमें भी आपके क्या ये पूछे जा रहे हैं, डिस्थीमिया है, डिस्कैल्कुलिया है और डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि आपकी अधिगम अक्षमताओं से प्रश्न, आपके 2 प्रश्न तो अवश्य ही पूछे जाते हैं, आपके कभी कभी ये 3 या 4 प्रश्न भी हो जाते हैं। तो ये आपको अवश्य सीखनी है सीडीपी में। और ये आपके सिर्फ सीडीपी में ही नहीं, आपकी भाषा में भी यहाँ से प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं। और भाषा के साथ साथ ईवीएस या आपका मैथ है, यानी आपके अधिगम क्षमताओं का प्रश्न ज्यादातर ये सभी में पूछ लिया जाता है। तो शारीरिक रूप से सक्षम है, यानी ये शारीरिक रूप से इनमें कोई भी अक्षमता नहीं है बच्चों में, लेकिन फिर भी इनमें ये सामान्यतः होता है। तो कौन सी अक्षमता आपकी पाई जाएगी कि ये डिस्थीमिया है, डिसलेक्सिया है, डिस्कैल्कुलिया है या फिर डिस्ग्राफिया है। तो आपका डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है? ये पढ़ने से होता है। और डिस्कैल्कुलिया ये गणित से संबंधित होता है। और डिस्थीमिया ये आपका मतलब चिंतन से संबंधित होता है। और डिस्ग्राफिया ये आपका लिखने से संबंधित होता है। ठीक है, लिखने से। तो शारीरिक रूप से चाहे कितना भी बच्चा आपका सक्षम है, लेकिन ये डिस्ग्राफिया ज्यादातर सब बच्चों में पाई जाती है। शुरुआत में बच्चे क्या करते हैं, जब भी वो भाषा सीखते हैं तो भाषा सीखने में यानी डिस्ग्राफिया से यानी लिखने में उन्हें थोड़ा कठिनाई अवश्य होती है। तो यानी लिखने में गलतियां करते हैं। ठीक है, लिखने में क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। यही आपकी क्या है, यही आपकी डिस्ग्राफिया है। तो ये किसे, ठीक है, ये सामान्यतः क्या पाया जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर डी, डिस्ग्राफिया। तो आज हमने सीडीपी के 15 प्रश्न ले लिए हैं। 15 प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया है। बाकी के प्रश्नों की सीरीज आपको कल मिलेगी और डेली आपको पूर्ण पेडागोजी के साथ चैनल पर प्रैक्टिस इसी तरीके से मिलती रहेगी। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अपने दोस्तों को शेयर भी अवश्य कर दें, लाइक कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि सीटेट की एक बेहतर तैयारी आपको हमारे चैनल पर कराई जाती है। और ईवीएस की सारी क्लासें आपको एनसीईआरटी की हो या फिर प्रैक्टिस सेट हो, सभी दी जा चुकी हैं। आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके अवश्य देखें। थैंक यू।